साथियों नमस्कार है, स्वागत है अभिनंदन अपने YouTube चैनल BSCB संग्रह में। मैं आशा उम्मीद करते हैं कि सभी साथी मस्त और स्वस्थ होंगे और मन लगा के पढ़ाई करेंगे। चलिए साथियों, तो आपके लिए क्लास 9 चैप्टर 1 लेके आ चुका हूं। हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आस पदार्थ में पदार्थ जो होते हैं उसके बारे में यह फुली वीडियो लेके आ चुका हूँ। एक क्लास में पूरा आप सभी का हमारे आस पास के पदार्थ पूरा कंफर्म क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आइए हमारे साथ जुड़ना ना भूले BSCB संग्रह से। चलिए, तो पहले हम बता देते पदार्थ किसे कहते हैं। हम शॉर्ट टर्म में बता देते हैं पदार्थ हम किसे कहते हैं। जो स्थान के लिए जिसमें द्रव्यमान जो अवरोध उत्पन्न करे उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो आज हम जान लेते हैं पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं एवं छू सकते हैं या महसूस कर सकते हैं और जो जगह घेरती है उसे हम पदार्थ कहते हैं। जैसे जो जगह घेरती है, हम महसूस कर रहे हैं हवा चल रही है, क्या कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं पानी क्या है, एक पदार्थ है, ठीक है। जो स्थान घेरे, पत्थर स्थान घेरती है, पौधा भी स्थान घेरता है, मेज भी स्थान घेरता है, कुर्सी भी स्थान घेरता है, इत्यादि ये सभी है, ठीक है। क्या आप सभी को समझ में आया तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। पदार्थ की अवस्था के बारे में बताया है। तो पदार्थ की अवस्था, प्राकृतिक में पदार्थ मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाई जाती है। कौन कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था में पाई जाती है, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया। चलिए, तो सबसे पहले आते हैं ठोस अवस्था हमें क्या कह रही है, ठीक है। ठोस अवस्था के बारे में हम जान लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए, पदार्थ की वह आयतन जिसमें उसका अवस्था तथा आयतन निश्चित होता है उसे ठोस अवस्था कहलाता है। मतलब पदार्थ की वो आयतन जिसमें उसका अवस्था तथा आयतन निश्चित होता है, उसका जो अवस्था होता है और जो आयतन होता है वो निश्चित होता है, उसे हम ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे लोहा, बर्तन, कुर्सी, किताब आदि, ये सब क्या है, ठोस है। लोहा भी ठोस है, बर्तन भी ठोस है, कुर्सी भी ठोस है, किताब भी ठोस है और बाकी सभी, ठीक है। और ठोस के हम गुण के बारे में बात करें तो ठोस का गुण हमें क्या कह रहा है, आइए हम समझते हैं, ठीक है। इनका निश्चित आकार तथा सीमाएं स्पष्ट होती है। इसका जो निश्चित आकार होता है, जो सीमा होती है इसका, वो स्पष्ट होती है। दूसरा पॉइंट, इनके कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक लगता है। मतलब इसके जो कण होते हैं उसके बीच आकर्षण बल अधिक लगता है। मतलब इसका जो कण होता है आपस में कनेक्ट रहता है, ठीक है, कनेक्टेड रहता है, इधर उधर नहीं जाता है, ठीक है, एक दूसरे से बांधे रहता है, तब उसको हम ठोस कहते हैं, मतलब सॉलिड कहते हैं, ठीक है। जिस कारण संपीड़ितता नगण्य होती है, जिसके कारण इसका संपीड़ितता क्या होती है, नगण्य होती है, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है बाह्य बल लगने पर अपने आकार को बनाए रखते हैं। जब इसको बाह्य बल जब लगता है, यह अपने आकार को क्या करता है, बनाए रखता है, ठीक है। चलिए, और उसके बाद जाने द्रव अवस्था के बारे में। तो द्रव अवस्था क्या कहती है, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है। मतलब पदार्थ की वो अवस्था जिसमें उसका आयतन तो निश्चित होता है, जो उसका आयतन जो होता है वो तो निश्चित रहता है परंतु उसका आकार अनिश्चित होता है, द्रव अवस्था कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, द्रव अवस्था कहते हैं। इसमें तरल भी
इसमें तरल भी कहा जाता है, जैसे तेल, जल, दूध आदि ये सब तरल है। ठीक है, इसको हम तरल भी कह सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोग हम लोग देख लिए इस वीडियो के अंदर में आकार अनिश्चित होता है। ठीक है, परंतु इसका आकार अनिश्चित होता है। इसका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है। इसमें क्या होता है, द्रव अवस्था में इनका आयतन निश्चित होता है, परंतु इसका आकार अनिश्चित होता है। मतलब देखते जब भी बाढ़ आता है तो वो अपना आकार विकराल रूप ले लेता है अपना। मतलब बांध कहीं टूट गया, मतलब पुल जो है बाढ़ के चपेट में आ गया तो पुल टूट गया, तो भारी से भारी इलाका में क्षतिग्रस्त करेगी। तो वही इसका जो आकार होता है वो अनिश्चित होता है, कहीं पे भी चल जाएगा। ठीक है, चलिए द्रव अवस्था के गुण के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, द्रव अवस्था के गुण हमें क्या करता है, द्रव पदार्थ का आकार निश्चित नहीं होता है। जो द्रव पदार्थ का जो आकार होता है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। ठीक है, इनके कणों के बीच आकर्षण बल की तुलना में कम होता है। जो इनके कणों के बीच जो आकर्षण बल होते हैं, आकर्षण बल जो होते हैं ठोस की तुलना में कम होता है। मतलब जो ठोस होता है ना, सॉलिड फॉर्म में जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में उससे थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए इसलिए इसमें बहाव होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, बहाव होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। इसलिए इसमें बहाव होता है। तीसरी का पॉइंट है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, इसका आयतन तो निश्चित होता है, इनका आकार बदलते रहता है। इनका आकार क्या होता है, बदलते रहता है। इनको जिस बर्तन में रखते हैं उसी का आकार ले लेता है। मतलब हम जौन बर्तन में रखते हैं, मतलब गिलास में ले लेते हैं तो वो गिलास का आकार ले लेता है। बर्तन में रखेंगे तो बर्तन का आकार ले लेगा। ठीक है, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया है सॉलिड और लिक्विड। और हम चलते हैं गैस अवस्था में। ठीक है, गैसीय अवस्था में आते हैं। ठीक है, गैस में आते हैं। ओके, गैसीय स्टेट्स। ठीक है, गैसीय अवस्था क्या कर रही है ये जानते हैं। पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे हम गैसीय अवस्था कहलाता है। जैसे धुआं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि ये सब क्या है, गैसीय अवस्था है। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे हमारे टाइपिस्ट महोदय से थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मैं सीए लिखे हुए थे, गैसीय होगा, ग होगा। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। ओके, तो चलिए तो हम इसके बारे में थोड़ा बता लेते। क्या बता लेते, जैसे पदार्थ की वह अवस्था जिसमें उसका आकार तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ना इसमें आकार ठीक है ना आयतन सही है। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, गैसीय अवस्था कहलाती है। जैसे धुआं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन आदि ये सब क्या है, गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था के गुणधर्म थोड़ा देख लेते हैं, क्या कहता है हमारे गुणधर्म गैसीय अवस्था के, आइए थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल अत्यधिक कम लगता है। मतलब गैसों के कणों के बीच आकर्षण बल जो होता है ना अत्यधिक कम होता है, जिसके कारण इनका कोई आकार नहीं बन पाता है, आयतन भी अनिश्चित होता है। मतलब जैसा समझिए हमारे बात को, मतलब आकार नहीं बन पाता। किसका आकार नहीं बनता है, जिसके कारण इसका आकार नहीं बन पाता एवं आयतन भी अनिश्चित होता है। आयतन क्या होता है, अनिश्चित होता है। ठीक है, किसका, गैस का। ठीक है, गैसीय का। ठीक, इसमें बहाव होता है। इसमें क्या होता है, बहाव होता है। गैसों
को आसानी से दबाया जा सकता है। गैसों को हम आसानी से दबा सकते हैं। मतलब गैस अगर कहीं निकालना हो, तो जब मानिए कि हाँ एलपीजी गैस निकालना है, एलपीजी गैस होता है, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक। अब उसमें से गैस जो आप लोग देखते हैं हर घर में चूल्हा जो जलता है, तो चूल्हा जब जलता है ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें कनेक्ट करना पड़ता है ना चूल्हा से गैस को कनेक्ट करना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, जब हम कनेक्ट करते हैं तो थोड़ा सा आपको गैस निकलता है, इसमें बहाव होता है गैस में, हाँ, ठीक है। दबाते हैं इसको, क्या करते हैं, आसानी से दबाते हैं तो थोड़ा गैस निकलता है ना, हाँ, वही होगा, ठीक है। और उसके बाद हम बताते हैं आपको, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठोस एवं द्रव तथा गैसों में उनके कणों के बीच आकर्षण बल के कारण अंतर होता है। मतलब जो ठोस और द्रव तथा गैसों में उनके कणों के बीच आकर्षण बल के कारण अंतर होता है, इसमें क्या होता है, इसके कारण इसका अंतर होता है, ठीक है। चलिए आगे हम बताते हैं। देखिए यहाँ पे दे दिया गया सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब सॉलिड में क्या क्या आ जाएगा, सॉलिड में हम कुछ बता दिए, आइस हो जाएगा, ब्रिक हो जाएगा, वुड हो जाएगा और आयरन हो जाएगा। उसके बाद लिक्विड में बता दिए पेट्रोलियम, और जो सेंट होता है उसका भी उपयोग करते हाँ, सेंट जो हम उपयोग करते हैं वो क्या है, वो भी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। पेंट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद वाटर हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में, ठीक। अब उसके बाद गैस के बारे में बात करें तो हीलियम भी गैस है, हीलियम गैस है, ऑक्सीजन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। ये सब के बारे में। और ज्वालामुखी से जो भी विस्फोट होता है उसका जो धुआं निकलता है वो भी क्या है, एक गैस है, स्टीम। अब उसके बाद हम आते पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के बारे में थोड़ा बता देते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन करने वाले कारक निम्नलिखित है, ठीक है। तो सबसे पहले तापमान को हम जान लेते हैं, मतलब टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं। पदार्थ की किसी भी अवस्था में तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों की गति ऊर्जा बढ़ जाती है, जिस कारण कणों की अधिक गति से कंपन करने लगते हैं, ठीक है। प्रकाश ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई गैर ऊर्जा से कणों के बीच आकर्षण बल टूट जाता है, वे स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। ठोस का द्रव में पिघलना और द्रव का गैस में बदलना, यही आपका प्रोसेस होता है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, ठीक है। तो थोड़ा बता दें, चलिए। जैसा कि पदार्थ की किसी अवस्था में तापमान बढ़ने पर पदार्थ के कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब इसका तापमान बढ़ाने पर पदार्थ की कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जिसके कारण कणों की अधिक गति कंपन करने लगती है। मतलब जिसके कारण कणों की अधिक गति से कंपन करने लगते हैं। ऊष्मा द्वारा प्रदान की गई गैर ऊर्जा कणों के बीच आकर्षण बल टूट जाता है, वे स्वतंत्र होकर गति करने लगते हैं। मतलब वे स्वतंत्र रूप से गति करने लगते हैं। ठोस का द्रव में पिघलना हो गया, द्रव का गैस में बदलना हो जाएगा, ये क्या हो गया, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो गया। चलिए आइए हम उसके बाद जानते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं इसको, ठीक है।
उदाहरण में जल को ले लेते हैं, ठीक है। अवस्था, तापमान और पदार्थ हम ले लिए, ठीक है। अवस्था में हम ले लिए ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ में बर्फ ले लिए, जल ले लिए, जलवाष्प ले लिए, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव में 25 डिग्री सेल्सियस होता है और गैस में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जलवाष्प मतलब भाप ऊपर जा रहा है, तो 100 डिग्री सेल्सियस गर्म होगा तभी तो ऊपर जाएगा, ठीक है। ये परिवर्तन है आपका ठोस अवस्था। ठोस अवस्था को गर्म करेंगे तो द्रव अवस्था में जाएगा, द्रव अवस्था को गर्म करेंगे तो गैस अवस्था में जाएगा, ठीक है। और गैस अवस्था को गर्म करने पे वो ठंडा होगा और द्रव अवस्था को फिर गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, द्रव अवस्था को फिर ठंडा करते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा ठोस अवस्था में, मतलब सॉलिड स्टेट में आ जाएगा, ओके। आइए अब दाब के बारे में जान लेते हैं। दाब क्या कहता है हमें, दाब, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच की दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। मतलब पदार्थ के कणों के बीच दूरी बढ़ने या घटने से पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। अतः दाब बढ़ने पर गैस को द्रव अवस्था में लाया जाता है। अगर आप जानते हैं कि दाब को बढ़ाते हैं और गैस को द्रव अवस्था में लाया जाता है। अगर दाब को बढ़ाएंगे तो गैस को द्रव अवस्था में लाया जाता है, ठीक है। जैसे सिलेंडर में भरा गैस संपीड़ितता दाब करके ही तरल रूप में आता है। मतलब नहीं समझिए आप, मतलब जो सिलेंडर में हम गैस भरते हैं, जो सब दाब होता है, कल के ही तरल रूप में आता है, ठीक है। क्या आता है, तरल रूप में आता है। चलिए, इसलिए तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। मतलब इसलिए तापमान और दाब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उत्तरदायी है। क्या उत्तरदायी है आपका, क्या उत्तरदायी है, दाब उत्तरदायी है, ठीक है। दाब उत्तरदायी है, ठीक। चलिए अब जानते हैं शुष्क बर्फ, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। यदि CO2 को उच्च दाब पर रखा जाता है, मतलब हम कार्बन डाइऑक्साइड के उच्च दाब पे रखते हैं, तो वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब वह बिना द्रव अवस्था में आए सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन होता है, जो शुष्क बर्फ कहलाती है। इसे हम क्या कहते हैं, जो शुष्क बर्फ कहलाती है, अथवा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए अब हम जानते हैं क्वथनांक के बारे में, क्वथनांक, गलनांक और हिमांक के बारे में, ठीक है। क्वथनांक क्या कह रहा है, आइए जानते हैं। किसी द्रव पदार्थ का क्वथनांक वह ताप है जिस पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसका अर्थ समझिए, किसी द्रव पदार्थ का वह क्वथनांक वह ताप है जिस पर वह द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण, जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जल का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अर्थात 100 डिग्री ताप पर जल वाष्प में परिवर्तन होता है। मतलब 100 डिग्री टेम्परेचर हम उसको देते हैं तो वो जलवाष्प में परिवर्तन हो जाता है।
ठीक है। और गलनांक के बारे में बात करें तो गलनांक के किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को पिघलाकर द्रव अवस्था में पहुंचा देता है। मतलब इसका अर्थ समझे, किसी ठोस पदार्थ का गलनांक वह ताप होता है जिस पर वह अपनी ठोस अवस्था को पिघलाकर द्रव अवस्था में पहुंच जाता है। ठीक है। उदाहरण में बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है। बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस है और लोहा का गलनांक 15-38 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। चलिए, और उसके बाद जानते हैं हिमांक के बारे में। हिमांक क्या कह रहा है, आइए। हिमांक हमें क्या कह रहा है, चलिए समझते हैं। किसी द्रव पदार्थ का हिमांक वह ताप होता है, क्या होता है, वह ताप होता है जिस पर वह अपनी द्रव अवस्था से जमकर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। मतलब वह क्या होता है जिस पर वह अपनी जो द्रव अवस्था होती है उससे जमकर वो ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम जल का हिमांक कहते हैं। वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए, क्या आप सभी को बात समझ में आई तो एक लाइक कर दीजिए और हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। चलिए फटाक से आइए। चलिए अब उसके बाद हम आते हैं ये सब स्टेट्स है। ठीक है। देखिए, ये सॉलिड है, लिक्विड है और ये है आपका गैस। चलिए, तो हम थोड़ा बता देते हैं। जैसे सॉलिड, मतलब सॉलिड का संगलन करवाते हैं, किससे, लिक्विड से। तो ये होगा आपका क्या होगा, अब लिक्विड को संगलन करवाते हैं, लिक्विड को अब करवाते हैं क्या, वाष्पीकरण करवाते हैं। लिक्विड को वाष्पीकरण करवाते हैं किससे, गैस से। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, और गैस को निरपेक्षण करवाते हैं किससे, सॉलिड से। ठीक है, ठोस से करवाते हैं। तो ये आया आपको क्या, निक्षेपण करवाए तो ये आया, क्या आया बताइए, निक्षेपण करवाए तो क्या आया आपको, ऊर्ध्वपातन है। ठीक है। ये ऐसे ही चलेगा। ठीक है। पहले जमना होता है, ठीक है, जमेगा, उसके बाद संघनन होगा, उसके बाद ऊर्ध्वपातन होगा। ठीक है। तो चलिए, ये आपको समझ में आ गया होगा तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर लीजिए। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। आज का लास्ट टॉपिक्स है ये, और यहीं पे आपका चैप्टर एंड होगा। ठीक है। चलिए, वाष्पीकरण क्या होता है, वाष्पीकरण वह प्रक्रिया है, वाष्पीकरण क्या है, वह प्रक्रिया है जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प में बदलने लगता है। मतलब इसका अर्थ समझिए, वाष्पीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव अपने क्वथनांक से कम ताप पर ही वाष्प के रूप में बदलने लगता है। यह सतह पर होने वाली प्रक्रिया, यह सतह पे क्या करने वाली प्रक्रिया है, होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। सतह पे होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है। तो वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली कारक क्या है, वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाली कारक क्या है, चलिए बताते हैं क्या है। आइए, सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो सतह का क्षेत्रफल बढ़ने से वाष्पीकरण की
डल बढ़ जाती है, जैसे कपड़ों की फैलकर डालने से जल्द सूख जाते हैं। मतलब कपड़ों को फैलाकर हम लोग डालते हैं तो वो जल्द सूख जाते हैं। सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पे वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब सतह की क्षेत्रफल अगर बढ़ा देते हैं तो वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अगर कपड़ों को हम सूखने के लिए फैला के सूखने के लिए रख देते हैं, वह जल्दी से सूख जाती है। ठीक है, यह समझ में आ गया? आप सभी को समझ में आ गया तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम तापमान के बारे में बात करें तो तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तापमान बढ़ने से वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा में कपड़े का जल्द सूख जाना। मतलब गर्मियों में जाड़ों की अपेक्षा कपड़ों का जल्द सूख जाना। मतलब गर्मी में तनी जल्दी सूख जाएगा, ठंडा में उसके अपेक्षा धीरे सूखेगा। ठीक है, जाड़ों की अपेक्षा कपड़ों का जल्द सूख जाना। ठीक है, अब उसके बाद आर्द्रता के बारे में बताते हैं। आर्द्रता क्या कर रही है, चलिए। यदि हवा में आर्द्रता यदि हवा में नमी है, मतलब आर्द्रता है, नमी है, तो वाष्पीकरण की दर घट जाती है। मतलब इसमें क्या होता है, वाष्पीकरण की दर घट जाती है। तो चलिए आज का लास्ट टॉपिक है क्या, वायु की गति। वायु की गति हम थोड़ा बता देते हैं। वायु की गति क्या होती है? वायु की गति बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। मतलब वायु की गति बढ़ जाने पर वाष्पीकरण की गति बढ़ जाती है। बताइए, वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को कैसा लगा ये वीडियो। अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं। ठीक है, चलिए, तो यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। ले आते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप सभी को। सप्ताह में 3 दिन क्लास चलेगी इनका। ठीक है, क्लास 9 के हैं, क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए यह है। ठीक है, अब 10th वाला का भी सिलेबस तुरंत हम स्टार्ट कर देंगे कुछ दिनों के अंदर में। ठीक है, आप लोग हड़बड़ाइएगा नहीं, हम तुरंत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, यह वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।